बारिश में गरीब बहू का पेड़ के अंदर घर और रसोई। रात के समय आसमान से गिरती आफत की बारिश से गांव की सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। गांव के पक्के घर सीना ताने बारिश का सामना कर रहे हैं, लेकिन गांव के किनारे खड़ी गरीब की कच्ची झोपड़ी के अंदर गरीबी का संघर्ष जारी है, क्योंकि बारिश का पानी खपरेल की छत से झोपड़ी के अंदर जा रहा है। हे भगवान, ये बारिश थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी क्या? कम से कम मैं खाना तो बना लेती, फिर चाहे जितना मन होता उतना बरस लेती। हम गरीबों को तो ये दुनिया इंसान भी नहीं मानती बहू, फिर वो तो आसमान है, उसे हमारी क्या परवाह। बस इसी बात की कमी रह गई थी। अब ये सड़क का गंदा पानी भी घर के अंदर भरने लगा है। ऐसे में इंसान जिए तो कैसे जिए? अरे बहू, एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी बस रोटियां सेक लो, हम सब अचार के साथ रोटी खा लेंगे, सब्जी वब्जी रहने दो। जी पापा, मैं फटाफट रोटियां सेकती हूँ। संस्कृति जल्दी जल्दी रोटियां सेकती है और पूरा परिवार टपकती हुई छत के नीचे भीग चुकी फर्श पर खड़े खड़े रूखी रोटियां और अचार खाने लगता है। एक तरफ जहां गरीब परिवार बारिश में अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ गांव के बाहर स्कूल के पास बने एक टीन के शेड के नीचे कुछ और ही खेल चल रहा है। बांस की बल्लियों और चद्दर से बने मंडप के नीचे गांव के आवारा जुआरी ताश के पत्तों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वाह भाई, ये जगह एकदम बढ़िया है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं करेगा, आराम से खेलो। प्रताप ने सभी को पत्ते बांटे ही थे कि तभी दूर से पुलिस की जीप के सायरन की आवाज सुनाई देती है। अरे लो भाई, पुलिस वाले यहाँ भी आ गए, समेटो सब कुछ और चलो भागो यहाँ से। अतुल, प्रताप, राहुल और अरविंद पत्ते समेट कर फोन उठाते हैं और बारिश में भीगते हुए भाग खड़े होते हैं। और इधर खाना खाकर संस्कृति का परिवार टपकती छत के नीचे एक ही चारपाई के ऊपर दुबक कर बैठा बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। लेकिन रात जैसे जैसे गहरी हो रही है, बारिश की बूंदें और भारी हो रही हैं। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो जा मेरी बच्ची, डरने से कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे पास। संस्कृति की तरह ही बारिश में कच्ची मिट्टी की दीवारों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन बारिश का पानी सोख कर कमजोर हो चुकी मिट्टी आखिरकार हार गई और मिट्टी की दीवारें भर भरा कर गिरने लगती है और घर का पूरा मलबा संस्कृति के परिवार के ऊपर आ जाता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो हमें बचाओ। माँ, पापा, प्रिशा, संस्कृति, अरे सुहानी, कहाँ हो तुम सब? चीख पुकार सुनकर अपने अपने पक्के घरों से छाता लिए पड़ोसी स्वाति और हरिया बाहर आते हैं। अरे ये आवाज किसकी है? अरे बाप रे, ये तो लखन का घर गिर गया। अरे गांव वालों मदद करो, मलबा हटाओ सब। तब तक संजीव और रामू भी अपने अपने घरों से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं और सभी एक साथ मिलकर मलबा हटाकर संस्कृति, विक्रांत, ज्ञानवती, लखन, प्रेषा और सुहानी को बाहर निकालते हैं। अरे ये क्या हो गया? बारिश में हमारा घर गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? मेरे तो सारे कपड़े मलबे में दब गए माँ। तू कपड़ों को रो रही है सुहानी, ये सोच कि मलबे में हमारा सारा राशन दब गया है, अब हम क्या खाएंगे? तभी शिप्रा किताबों के पन्ने पानी में बहते हुए देखती है। बारिश ने मेरी सारी किताबें मुझसे छीन ली मम्मी। बोलती हुई प्रिशा स्वाति से लिपट कर रोने लगती है। हिम्मत रखो, आप सब हिम्मत रखो, भगवान सबकी परीक्षा लेता है, तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा है। मलबे से बाहर निकालकर और सांत्वना देकर सभी पड़ोसी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। विक्रांत और लखन रात भर मलबे में से कपड़े और बचा कुचा राशन निकालते रहते हैं। सुबह तक बारिश हल्की हो जाती है। गांव वालों की भीड़ तमाशा देखने और खोखली सांत्वना देने आने लगती है। हिम्मत रखो संस्कृति, ऐसे समय में हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अपनी हिम्मत मत हारना। सभी गांव वाले हिम्मत रखने का बोलकर वहां से धीरे धीरे खिसक लेते हैं। सब आ रहे हैं, बातें बना रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ आ जाओ, इस हाल में कहाँ रहोगे? ये दुनिया ऐसी ही है बहू, हम गरीबों की किसे फिक्र है यहाँ। तभी प्रभा का बेटा विशाल अपने घर से बाहर भाग कर आता है और उसके पीछे पीछे प्रभा भी भागती हुई घर से बाहर निकलती है। आज स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? नहीं मम्मी, बारिश की वजह से स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है। विशाल की बात सुनकर लखन की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक तरकीब सूझी है, एक काम करते हैं, हम सब कुछ दिनों के लिए स्कूल में पनाह ले लेते हैं। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। आप सब बचा कुचा सामान लेकर स्कूल जाओ, तब तक मैं सरपंच के पास जाकर सरकार से मुआवजे के लिए अर्जी लगा कर आता हूँ।
उम्मीद के एक छोटे से धागे को पकड़कर संस्कृति अपनी बेटी, सास, ससुर और नंद के साथ अपना बचा खुचा सामान लेकर स्कूल के उसी शेड के नीचे पहुंच जाती है जहां रात में ज्वारी बैठे थे, और विक्रांत गांव के सरपंच मनोहर के घर के दरवाजे पर जा पहुंचता है। उन ज्वारियों की वजह से पूरा गांव बदनाम हो रहा है। आए दिन पुलिस गांव में आती ही रहती है। अरे विक्रांत, तुम? मैंने सुना तुम्हारा घर कल रात को बारिश में गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। हाँ सरपंच साहब, मैं उसी वजह से आपके पास आया हूँ। बारिश में गिरे मेरे घर का मुआवजा मुझे दिलवा दीजिए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ गरीब पर। मैं तुम्हें मुआवजा तो दिलवा दूंगा विक्रांत, लेकिन तुम जानते ही हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है। इस बारिश में जब अच्छे अच्छे खासे घर ढह जाते हैं तो फिर कागज के फार्म की क्या बिसात है? हा? उस कागज को बहने से रोकने के लिए कुछ वजह चाहिए होगी ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं सरपंच साहब आपकी बात। कागज पर कैसा वजन? हरिया खड़ा होता और विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे सरपंच की बात के वजन का मतलब समझाता है। अरे आओ भाई, मैं तुम्हें बाहर समझाता हूँ कि कागज पर किस वजन की बात हो रही है। हरिया विक्रांत को हॉल से बाहर ले जाता है और उधर स्कूल के शेड में पहुंचकर विक्रांत का पूरा परिवार अपने साथ लाया सामान शेड के नीचे रखकर राहत की सांस लेता है। अच्छा हुआ गांव में ये स्कूल है और स्कूल के बिल्डिंग के बाहर ये मंडप बना हुआ है, नहीं तो इस मूसलाधार बारिश में बिना घर के कहां जाते हम सब। संस्कृति अपने नंद सुहानी की मदद से जल्दी जल्दी ईंटों को जोड़कर मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटियां सेकने लगती है। रोटी सिक गई हैं, आप लोग नल से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना परोस कर रखती हूँ। तभी विक्रांत मुंह लटकाए वहां पहुंचता है। संस्कृति उसे देखकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? काम नहीं हुआ क्या सरपंच के यहाँ? हताश विक्रांत शेड के नीचे बैठ जाता है। काम कैसे होगा पापा? हम गरीबों के काम करवाने के लिए वजन चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है। विक्रांत की बात सुनती हुई संस्कृति और सुहानी सबको रोटी और अचार परोसती है और वो सभी खाने लगते हैं। समय का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि पता ही नहीं चला कि 3 दिन कब बीत गए और स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गईं। छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल के दरवाजे खोलने आया संजीव धक्के मारकर पूरे परिवार को स्कूल परिसर से बाहर निकाल देता है। अरे भाई जाओ यहाँ से, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, कोई धर्मशाला नहीं है। अपना आशियाना कहीं और जाकर बनाओ, निकलो यहाँ से। स्कूल से निकाले जाने के बाद आंखों में मदद की उम्मीद लिए संस्कृति का गरीब परिवार गांव वालों के पास आ जाता है, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इन गांव वालों से मदद की उम्मीद करना मूर्खता है बहू। हमें अपने लिए अपने सर पर छत का इंतजाम कहीं और ही करना होगा। गांव वालों से निराश संस्कृति का परिवार भटकते भटकते गांव के बाहर एक विशाल पेड़ के पास जा पहुंचा है। तब तक शाम ढलने लगती है और फिर से आसमान में काले बादल घिराते हैं। बस आज रात बारिश ना हो तो अच्छा है। संस्कृति कुछ ईंटें जोड़कर पेड़ के तने के पास चूल्हा बनाने लगती है। तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी, बारिश तो शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और विशाल पेड़ के तने में बने एक बड़े से खोखले हिस्से के अंदर घुस जाता है। संस्कृति उस कुत्ते को खोखल के अंदर जाते हुए देखती है। अगर ये खोखला पेड़ एक कुत्ते को पनाह दे सकता है तो वो हमें भी पनाह दे ही देगा। चलो सब पेड़ के अंदर चलो। संस्कृति अपने पूरे परिवार को विशाल पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर ले जाती है। पेड़ के अंदर कुत्ते के बगल से एक दूसरे से चिपककर संस्कृति का पूरा परिवार बैठ जाता है। बारिश धीरे धीरे तेज हो जाती है। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्रिशा, इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं रोटी कैसे बनाऊं? यहाँ अंदर रोटी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तू बस आज रात हिम्मत रख, बारिश रुक जाए फिर मैं सुबह कुछ सोचती हूँ। पूरी रात संस्कृति अपनी बेटी प्रिशा को अपनी गोद में लिए बैठी कभी बाहर गिरती बारिश को देखती तो कभी खोखले पेड़ की दीवारों को निहारती। और सुबह होते होते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर ये खोखली थोड़ी और बड़ी होती तो यही पेड़ बारिश में हम गरीबों का घर बन जाता। सोचते सोचते संस्कृति की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी संस्कृति के बगल से बैठी उसकी सास ज्ञानवती खोखले से बाहर देखती है। बहू जल्दी से कुछ खाना बना लो, प्रिशा भूखी है और हम सभी भी रात से भूखे हैं। संस्कृति हड़बड़ाकर उठती है और खोखले से बाहर निकलकर तेजी से ईंट और मिट्टी का चूल्हा बनाती है। तब तक ज्ञानवती खोखल के अंदर से सूखी लकड़ियां ले आती है। भाभी, जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ तब तक आप टमाटर और लहसुन की चटनी बना लो, फिर सब लोग खा लेंगे। ठीक है, जब तक मैं चटनी बना रही हूँ पापा जी आप एक काम करो, आप हमारे पुराने घर के मलबे में से कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आओ। क्यों, अभी कुल्हाड़ी का क्या काम है बहू? संस्कृति पेड़ के तने को पकड़कर खड़ी हो जाती है।
मम्मी जी, जिस पेड़ ने आज रात हमें पनाह दी है और बारिश से बचाया है, अब वही पेड़ हमारा नया आशियाना बनेगा। अपनी बहू की बात मानकर लखन कुल्हाड़ी लेने चला जाता है और जब तक कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है तब तक संस्कृति और सुहानी चटनी रोटी बना लेती है और पूरा परिवार पेड़ के तने के पास बैठकर खाना खाने के बाद संस्कृति के कहे अनुसार विक्रांत पेड़ के खोखल के अंदर जाकर कुल्हाड़ी से पेड़ के खोखले हिस्से को और काटने लगता है। खटखट की आवाज गांव के चौराहे तक गूंजती है। ये खटखट की आवाज कहां से आ रही है इतनी सुबह सुबह? अरे कोई लकड़हारा पेड़ काट रहा होगा, तुझे क्या करना है, तू अपना काम कर। दिन भर की अथक मेहनत के बाद संस्कृति और विक्रांत उस पेड़ को इतना खोखला कर दिया कि पूरा परिवार उसमें आराम से बैठ और लेट सके। लेकिन गरीब परिवार के लिए चुनौतियां अभी खत्म कहां हुई थी। शाम होते होते पेड़ के अंदर घर बनने के बाद जैसे संस्कृति का पूरा परिवार पेड़ के तने के पास खाना खाना शुरू करता है, इंद्रदेव फिर मेहरबान हो गए। ये लो, इंद्रदेव फिर से मेहरबान हो गए। बारिश शुरू होते ही संस्कृति का पूरा परिवार अपनी थाली लेकर पेड़ के अंदर चला जाता है। भाभी जी, आपने पेड़ के अंदर ये घर तो बना लिया, अब अगर रोटी बनाने का इंतजाम भी पेड़ के अंदर ही हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना माँ? हाँ बहू, सुहानी सही कह रही है। बारिश में अगर रसोई भी पेड़ के अंदर हो जाती ना तो खाना बनाने में ये रोज रोज की परेशानी नहीं होती। संस्कृति फर्श को ध्यान से देखने लगती है। मम्मी जी, मैं अभी बस वही सोच रही हूँ कि कैसे मैं इस पेड़ के अंदर ऐसी रसोई बनाऊं कि मैं आग जलाकर खाना भी बना सकूं और पेड़ में आग भी ना लगे। धीरे शाम ढल जाती है और अंधेरा घना होने लगता है और बारिश तो हो ही रही है। अंधेरे से डरकर प्रेषा संस्कृति से लिपट जाती है। मम्मी, इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। रसोई के बारे में बाद में सोचना संस्कृति, रसोई से पहले यह सोचो कि इस पेड़ के घर में हमको उजाला कैसे करना है। इस गुप्त अंधेरे में तो कीड़े मकोड़ों का डर है। इसमें इतना क्या सोचना, आप कल कहीं से एक लंबे वायर का इंतजाम कर लो और पास वाले खंबे से कनेक्शन जोड़ लो और एक बल्ब ले आओ, घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। बोलती हुई संस्कृति अपनी रोटी का एक टुकड़ा पास बैठे कुत्ते को देती है। अरे बहू, खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तुम कुत्ते को खाना खिला रही हो, समझदारी से काम करो। मम्मी जी, आज हम इस पेड़ के अंदर घर बनाकर रह पा रहे हैं ना, तो ये आइडिया मुझे कल इसी कुत्ते से ही आया था। ये भी हमारी ही तरह बेघर है, तो ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। पूरा परिवार रूखी रोटी खाकर हल्की बारिश की आवाज सुनते हुए एक दूसरे के सहारे अंधेरे में लेट जाता है। सुबह होते ही विक्रांत बल्ब और वायर का इंतजाम करने निकल जाता है और लखन पेड़ के पास खेत में पड़ी रस्सी से पेड़ की डाली में झूला डाल देता है और प्रेषा को झुलाने लगता है। वाह दादाजी, आपका बनाया झूला तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। सुहानी पास के कुएं में जाकर पानी भरकर कपड़े धोने लगती है। कुछ देर बाद विक्रांत वायर और बल्ब लेकर आता है तो संस्कृति को पेड़ से कुछ दूरी पर कीचड़ में नजरें गड़ाए हुए देखकर उसके पास पहुंच जाता है। देखो संस्कृति, मैं वायर और बल्ब लेकर आ गया हूं, लेकिन तुम यहाँ कीचड़ में क्या ढूंढ रही हो? बस पेड़ के अंदर रसोई बनाने का जुगाड़ देख रही हूँ। तभी संस्कृति को एक बड़ा सा चपटा पत्थर दिखता है। जी सुनो, एक काम कर दो, ये बल्ब और वायर मुझे दे दो और आप ये बड़ा सा पत्थर उठाकर पेड़ के अंदर आ जाओ। क्यों? इतने भारी पत्थर का क्या करोगी तुम? आप लेकर तो आओ, फिर बताती हूँ। वायर और बल्ब संस्कृति को देकर विक्रांत पत्थर उठाकर पेड़ के अंदर ले जाकर रख देता है। विक्रांत के पीछे पीछे पेड़ के अंदर आई संस्कृति पहले से इकट्ठा की गई ईंटों को उस पत्थर के ऊपर जमा कर गीली मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हा बना देती है। ये देखो, अब ये बन गई मेरी शानदार रसोई। अब पेड़ के अंदर खाना बनाने पर भी लकड़ी में आग नहीं लगेगी क्योंकि नीचे पत्थर है। और अब आप एक काम करो, इससे पहले कि बारिश आ जाए अपना लाइट का कनेक्शन ले लो। विक्रांत पेड़ के अंदर कील ठोंक कर उस पर बल्ब टांगता है और वायर लाइट के खंबे तक ले जाकर खंबे पर चढ़कर कनेक्शन कर देता है। कनेक्शन होते ही बल्ब जल उठता है। खुशी खुशी पूरा परिवार पेड़ के अंदर बने घर में आ जाता है। अरे वाह बहू, हमारे सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तुम हमें अपने दिमाग से उस मुसीबत से बाहर निकाल लोगी। हाँ बहू, तुम्हारी होशियारी सच में तारीफ के काबिल है। कोई सोच भी कैसे सकता था कि पेड़ में घर भी बनाया जा सकता है और रसोई भी, वो भी बारिश में। हाँ मम्मी जी, पापा जी, गरीबी इंसान को सब सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर हम गरीब इतना ना सोचे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में। संस्कृति के पेड़ में घर और रसोई बनाने के बाद बारिश में उसके परिवार को सहारा मिल जाता है। लेकिन एक रात जब संस्कृति का पूरा परिवार खा पी कर पेड़ के अंदर सो रहा था, तभी गांव के चारों जुआरी पेड़ के पास से गुजरते हैं और पेड़ के अंदर से आ रही रोशनी को देखते हैं। अरे वो उस पेड़ के अंदर से बल्ब की रोशनी कैसे आ रही है? अरे छोड़ ना, किसी ने खेतों के लिए लाइट लगाई होगी। तू उस रोशनी को छोड़, ये सोच के हम अपने पत्ते कहाँ खेलेंगे और पुलिस से कैसे बचेंगे।
वो चारों वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, इतनी तेज बारिश जितनी उस रात हुई थी जब संस्कृति का घर गिरा था। पेड़ के बाहर पानी भरने लगता है और धीरे धीरे पानी पेड़ के अंदर आने लगता है। जैसे ही पानी सो रही संस्कृति के पैरों से टकराता है, वो उठकर बैठ जाती है। ये क्या हुआ? ये पानी कहाँ से आ गया अंदर? संस्कृति भी उठकर बैठ जाती है और पेड़ के बाहर हो रही बहुत तेज बारिश देखती है। बारिश बहुत तेज है, पेड़ के बाहर पानी भर गया है, तो वही पानी अब हमारे घर के अंदर आ गया है। अरे इस पानी से बचने का भी कुछ इंतजाम सोचो बहू, वरना हम पेड़ के घर में कैसे रह पाएंगे। मैं तो ये बात भूल ही गई थी पापा जी। संस्कृति ध्यान से दरवाजे की तरफ देखती है। मैंने एक इंतजाम सोच लिया है पापा जी, पर वो इंतजाम हम सुबह ही कर पाएंगे। अभी बाहर बहुत अंधेरा और पानी है। पूरा परिवार रात भर पानी के बीच डूबा हुआ बैठा रहता है। सुबह होते ही बारिश धीमी पड़ने पर संस्कृति का पूरा परिवार पेड़ घर से बाहर आता है। संस्कृति भी कुल्हाड़ी लिए बाहर आती है और विक्रांत को दे देती है। आप एक काम करो, जिस पेड़ ने हमें घर दिया है अब यही हमें सहारा भी देगा। आप पेड़ की कुछ मोटी टहनियां काट लो, उससे मैं पानी रोकने की व्यवस्था कर लूंगी। कुल्हाड़ी लेकर विक्रांत पेड़ पर चढ़ता है और एक मोटी टहनी काटता है और फिर संस्कृति के बताए अनुसार उस टहनी को छांटकर एक लट्ठे में बदल देता है। फिर संस्कृति उस लट्ठे को दरवाजे के नीचे लगा देती है। अब घर के अंदर बाहर का पानी नहीं आएगा। भाभी आपने तो कमाल का जुगाड़ लगाया है। बस अब बिस्तर के लिए भी कुछ सोचो ना, क्योंकि कठोर फर्श पर सोने की वजह से मेरी कमर दर्द कर रही है। बस इतनी सी बात। अभी हम पेड़ के बड़े बड़े पत्ते तोड़कर नीचे बिछा लेंगे, पत्तों से एकदम गद्दे जैसा बिस्तर बन जाएगा। संस्कृति पूरे परिवार के साथ मिलकर पेड़ के अंदर बने घर में पत्तों का नरम बिस्तर भी बना लेती है। अब बारिश में संस्कृति के परिवार को खाने, रहने और सोने की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जुगाड़ से कुछ दिनों के लिए सिर पर छत मिल सकती है, पेट भर सकता है, लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। यही बात विक्रांत को परेशान किए हुए थी। विक्रांत बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बहू ने तो अपनी समझदारी से हमें बारिश की हर परेशानी से बचा लिया है। पापा, आखिर कब तक हम इस जानवरों की तरह इस पेड़ के अंदर रहेंगे? एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना, और यहाँ से जाने के बाद हमारे पास कोई आसरा भी नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तू सरपंच के पास मुआवजे के लिए अप्लाई करने गया था ना, उसका क्या हुआ? सरपंच कोई मदद नहीं कर रहा मम्मी, वो मुझसे खुलेआम घूस मांग रहा है। उस दिन भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप समझी नहीं। बताओ, हम गरीबों की सुनवाई कहीं पर नहीं है। भगवान आसमान से बारिश करके हमें परेशान कर रहा है और जमीन पर ये रसूखदार लोग। विक्रांत चिंता करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे गांव वाले उन्हें भूलते चले गए। फिर एक दिन प्रशा को झूला झुलाते हुए संस्कृति उसे रोटी खिला रही थी कि तभी मम्मी, मुझे पढ़ाई करना है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ और मेरे पास कोई नोटबुक भी नहीं है। ठीक है प्रेषा, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। पुराने घर के मलबे में तुम्हारी किताबें दबी होंगी, वो मैं ले आऊंगी। प्रशा की किताब ढूंढने के लिए संस्कृति गांव में पुराने घर के मलबे के पास जाती है। प्रशा को देखकर स्वाति और प्रभा उसके पास आती हैं और अरे संस्कृति, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? हम तो समझे तुम अपने परिवार के साथ गांव छोड़ गई। मैं इतने दिनों से गांव के बाहर वाले पेड़ में घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ रह रही हूँ। अब मेरा घर गिर गया है तो मैंने कुछ दिन स्कूल में पनाह ली। फिर वहाँ से निकाले जाने के बाद मैंने एक बड़े पेड़ में ही अपना घर बना लिया। पास ही खड़ा राहुल संस्कृति की बात सुनकर खुश हो जाता है। अरे अच्छा, तो उस रात को जो पेड़ के अंदर रोशनी दिख रही थी वो कोई भूत या खेत की लाइट नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने वहाँ पर अपना घर बना लिया है। खुशी से मुस्कुराता हुआ राहुल वहाँ से चला जाता है। तो तुम इतने दिनों बाद यहाँ गांव में क्या करने आई हो? मेरी बेटी की किताबें मलबे में दबी हैं, बस वही ढूंढने आई हूँ। मैं अपना काम कर लूंगी, बाद में आकर तुम लोगों से बात करूंगी। संस्कृति मलबा हटाकर प्रशा का बैग ढूंढने की कोशिश करने लगती है। हमें क्या करना है? तू बाद में आ या कभी मत आ। कौन सा हम तुझसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे स्वाति, ऐसे नहीं कहो, बेचारी गरीब है, परेशान है, लेकिन है बड़ी समझदार। उसने हमसे मदद नहीं मांगी, नहीं तो हम जरूर उसकी कुछ मदद कर देते। प्रशा का स्कूल बैग ढूंढकर संस्कृति वापस लौट जाती है और फिर उसी दिन की रात राहुल स्कूल के मंडप में अपने तीनों साथियों से संस्कृति के पेड़ में बने घर के बारे में बताता है। पेड़ में बने घर पर हम पुलिस से छुपकर अपना सारा काम कर सकते हैं और जुआ भी खेल सकते हैं। वहाँ ना बारिश से परेशान होना पड़ेगा और ना ही पुलिस से डरना पड़ेगा। हमें बस उन गरीबों को उस पेड़ से भगाना है। गरीब परिवार को पेड़ में बने घर से बेदखल करने के लिए इस बात से बेपरवाह कि जिस गरीब ने कुदरत के तूफान को हरा दिया वो मामूली गुंडों से कैसे डरती। प्रताप, अतुल, राहुल और अरविंद स्कूल से निकल पड़ते हैं। जिस समय संस्कृति अपनी बेटी प्रशा को पेड़ के अंदर पढ़ा रही थी, उसी समय वो चारों पेड़ के बाहर से आवाज लगाते हैं। कौन है अंदर? बाहर निकलो सबके सब। संस्कृति और विक्रांत बाहर आते हैं।
क्या है भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो तुम लोग। हाँ, अभी का अभी जगह खाली करो वरना पुलिस को बुला रहा हूँ। हाँ हाँ बुला लो, आखिर बस पुलिस की ही तो कमी रह गई थी हमारी जिंदगी में। देखो भाई, अगर तुमसे शराफत से ये जगह खाली कर दो तो हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। तभी कुत्ता भी घर से निकलकर चारों जुआरियों पर भौंकने लगता है। कान खोलकर सुन लो तुम सब, ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारी पुलिस से डरती हूँ। बुला लो जिसको बुलाना है, हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। जब हम बेघर और परेशान थे, सहारे के लिए दर दर भटक रहे थे, तब तो कोई मदद करने नहीं आया। और अब जब मैंने अपनी मेहनत से पेड़ में पूरे परिवार के लिए घर बना लिया, रसोई बना ली, तो डराने धमकाने सब यहाँ आ गए। चलो भागो यहाँ से। संस्कृति का रौद्र रूप देखकर वो चारों थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, हमें अपनी चाल चलनी पड़ेगी और गांव वालों को इनके खिलाफ भड़काना होगा। अगले दिन की सुबह वो चारों जुआरी गांव के चौराहे पर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और अरे गांव वालों सुनो, बारिश में घर गिरने के बाद वो गरीब पेड़ में घर बनाकर रह रहे हैं। आज उन्होंने पेड़ पर कब्जा किया है, कल गांव में किसी भी खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और परसों उनसे गांव की सड़कें भी नहीं बचेंगी। अरे हाँ, तो उन गरीबों के पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, बारिश में कहाँ जाते वो बेचारे, और पेड़ पर ही तो घर बनाया है, उनका अपना घर बनते ही वो जगह खाली कर देंगे। अरे तुम नहीं जानते रामू, ये गरीब इतने सीधे नहीं होते जितना दिखते हैं या बनते हैं। गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। ये लोग सही कह रहे हैं, आज पेड़ पर कब्जा किया है, कल स्कूल पर भी कब्जा कर सकते हैं और परसों बात हमारे घरों तक भी आ सकती है। हरिया सही कह रहा है, पहले भी इन्होंने स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो मैंने ही स्कूल से भगाया था उनको। गांव वाले दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक गरीब परिवार का साथ देने के लिए और दूसरा गरीब परिवार के खिलाफ। तभी सरपंच मनोहर वहां आता है और सारा माजरा समझने के बाद अपना फैसला सुनाता है। अरे शांत हो जाओ साहब, उनसे किसी को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने पंख फैलाएंगे तो मैं हूं ना उन्हें धरती पर लाने के लिए। सरपंच का फैसला चारों जुआरियों का खेल बिगाड़ देता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और उसी दिन की रात तेज बारिश में छाता लिए वो चारों जुआरी पेड़ के पास जाते हैं और अरे गांव वाले तो हमारा साथ देंगे नहीं, अब हमें ही इन गरीबों को परेशान करके यहाँ से भगाना होगा। तभी राहुल पेड़ से निकलकर खंबे तक जाती हुई वायर देखता है। अच्छा, ये वायरिंग यहाँ से जा रही है, मैं ये वायर ही काट दूंगा तो अंदर घुप अंधेरा हो जाएगा। राहुल प्लास से वायर काट देता है। वायर कटते ही घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होते ही पढ़ाई कर रही प्रिशा विक्रांत से लिपट जाती है। पापा अंधेरा हो गया है, डर लग रहा है। प्रिशा, बहुत तेज बारिश हो रही है, वहीं कहीं फॉल्ट हुआ होगा तो लाइट चली गई होगी, तुम डरो मत। संस्कृति दरवाजा खोलकर बाहर देखती और देखती है कि गांव के घरों में लाइट जल रही है। लाइट गांव में तो है, लगता है सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। बहुत तार में कहीं कार्बन लग गया होगा, इसलिए लाइट नहीं है, सुबह देख लेंगे। जैसे तैसे पूरा परिवार अंधेरे में सो जाता है। फिर जब वो सभी लोग अगली सुबह उठते हैं तो विक्रांत बाहर निकलकर कटी हुई तार देखता है। अरे, ये वायर तो किसी ने साफ साफ काटी है। विक्रांत के पीछे पीछे आई संस्कृति। लगता है किसी ने जलन के मारे ऐसा कर दिया है, आप इसे फिर से जोड़ दो। जिस समय विक्रांत खंबे से वायर निकालकर कटी वायर फिर से जोड़ रहा था, उसी समय संस्कृति अपने सास ससुर के साथ पेड़ के आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी चारों ज्वारी वहां आ धमकते हैं। अरे वाह, आखिर तुमने पेड़ पर कब्जा कर ही लिया और अब गांव की सूखी लकड़ियां भी इकट्ठी कर रही हो। ये कोई फ्री की थोड़ी आती हैं, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, गांव वालों का भी हक है। अगर गांव वालों का हक है तो वो आकर ले जाए, हमने उन्हें रोका थोड़ी है। लकड़ियां जमीन पर पड़ी हुई थी तो हम बीन रहे हैं, और तुम यहाँ आकर ज्यादा कलेक्टराई मत दिखाओ, अपना काम करो जाकर। संस्कृति की निडरता एक बार फिर उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। अरे ये औरत ऐसे नहीं मानने वाली, अब हमें अपनी सबसे खतरनाक चाल चलनी पड़ेगी। वायर जोड़कर विक्रांत फिर से मदद मांगने सरपंच के घर आता है। सरपंच साहब, देखो मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दो। कम से कम मेरी बच्ची के सिर पर पक्की छत हो जाएगी। आखिर कब तक मैं उस पेड़ के घर में रहूंगा? देखो विक्रांत, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद किस शर्त पर कर सकता हूँ। तो मेरी वजन वाली बात समझो, तभी तुम्हारी मदद हो पाएगी, नहीं तो तुम जा सकते हो। सरपंच की बात सुनकर एक बार फिर विक्रांत निराश होकर घर लौट जाता है। उसी रात पेड़ के अंदर बनी रसोई में खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाने के बाद संस्कृति भी सबके साथ लेट जाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन संस्कृति की आंखों में नींद नहीं है। क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? एक दिन तो हमें ये पेड़ का घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आखिर हम गरीबों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? तभी संस्कृति को बाहर से आहट सुनाई देती है। पेड़ में आग लगा दूंगा तो ये अपने आप ही ये जगह खाली कर देंगे।
अरे बेवकूफ, पेड़ में आग लगा देगा तो पेड़ के साथ पेड़ के अंदर बना घर भी जलकर राख हो जाएगा, और हम सब तो कर ही पेड़ के लिए रहे हैं। बेवकूफ मैं नहीं तू, मैंने पेट्रोल सिर्फ थोड़ी सी जगह पर ही छिड़का है, जिससे आग कुछ देर में ही बुझ जाएगी। मुझे उन लोगों का जान का डर दिखाकर डराना ही तो है। प्रताप पेड़ पर पेट्रोल छिड़क कर माचिस निकालता ही है कि चारों की बातें सुनकर संस्कृति बाहर निकलती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के साथ? संस्कृति की बात सुनता हुआ प्रताप माचिस की तीली जलाकर पेड़ के तने पर फेंक देता है और आग भड़क उठती है। हे भगवान, आग क्यों लगा रहे हो तुम लोग मेरे घर को? संस्कृति की चीख सुनकर उसका पूरा परिवार भी घर से बाहर निकल आता है। आग लगी देखकर प्रशा रोने लगती है। तुमने हमारा आखिरी सहारा भी छीन लिया। हे भगवान, कुछ तो कर। परीक्षा लेने का ठेका क्या तूने हम गरीबों का ही ले रखा है? आग पूरे पेड़ को अपनी चपेट में लेने ही वाली होती है कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश के सेकंड्स में सारी आग बुझ जाती है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था। अरे आज तो इस बारिश ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल तुम्हें कौन बचाएगा? आंखों में ज्वालामुखी लिए संस्कृति पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा लेती है। तुम लोग बातों से नहीं मानने वाले हो ना? लगता है हमें अपना असली रंग तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। संस्कृति डंडा लेकर प्रताप पर टूट पड़ती है। अपनी बहू की यह हिम्मत देखकर ज्ञानवती और लखन भी डंडे और पत्थर उठाकर चारों जुआरियों की जमकर धुनाई कर देते हैं। उनका साथ विक्रांत और सुहानी भी देते हैं। चारों जुआरी को अधमरा करके संस्कृति का परिवार उन्हें रस्सी से पेड़ से बांध देता है। रात में सुनी चीख पुकार सुबह होते ही पूरे गांव को पेड़ के पास खींच लाती है। ये देखो गांव वालों, इन्होंने रात को हमारे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की थी। हाँ, हमने आग लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम ये सब यहाँ पर कब्जा करके बैठी हो। संस्कृति आगे आती है और बारिश में घर गिरने और फिर पेड़ में घर और रसोई बनाने के बाद बीती रात तक का पूरा घटनाक्रम सबको समझाती है। संस्कृति, तुमने बिल्कुल गलत किया है। तुम किसकी परमिशन से पेड़ में घर और रसोई बना कर रह रही हो? ये बेचारी गरीब यहाँ ना रहे तो कहाँ जाए? सरपंच साहब भी तो इनकी कोई मदद नहीं कर रहे। अगर सरपंच ने बिना घूस के इनकी मदद की होती तो अब तक इनके घर का मुआवजा मिल चुका होता और हो सकता है इन्होंने अपनी नई छत भी बना ली होती। हाँ हाँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। गरीब आदमी मजबूरी में कहाँ जाए और क्या करे? अरे ये तो चारों हैं ही पक्के जुआरी, और ये जरूर यहाँ पर अपना जुए का अड्डा बनाने के लिए बेचारी का घर खाली करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। हरिया और स्वाति की बात सुनकर पूरा गांव संस्कृति के साथ आ जाता है। गांव वालों के साथ आते ही सरपंच को आखिरकार झुकना ही पड़ता है। और ठीक है भाई लोगों, शांत हो जाओ। मैं आज ही विक्रांत की मदद करूंगा और उसको पूरा मुआवजा दिलाने का पक्का इंतजाम करूंगा। और सुनो सब लोग, जब तक विक्रांत को मुआवजा नहीं मिल जाता और नया पक्का घर नहीं बन जाता, तब तक गरीब विक्रांत का परिवार इज्जत के साथ यहीं इसी पेड़ में रह सकता है। कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा और ये चारों जुआरी अब पक्का जेल जाएंगे। वाह मेरी बहू वाह, आज तेरी समझदारी और हिम्मत ने हमें बचा लिया। तेरी वजह से इस बारिश में हमें इस पेड़ में एक सुरक्षित घर भी मिल गया और बढ़िया रसोई भी बन गई। तू सच में इस घर की लक्ष्मी बहू है। सरपंच के फैसले से एक गरीब बहू के हौसले और समझदारी की जीत होती है। एक गरीब बहू ने अपना अदम्य साहस, सूझबूझ और मेहनत से न केवल बारिश को मात दी, बल्कि समाज के भ्रष्ट और बुरे लोगों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंसान अगर ठान ले तो वो बंजर जमीन पर भी फूल खिला सकता है और एक खोखले पेड़ को भी एक खुशहाल आशियाने में बदल सकता है। और खोखला पेड़ का मतलब खोखले पेड़ से नहीं है।